स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बंगाल और अवध के बारे में। तो क्लास 10 में मैं आप लोगों को बताया था मुगल कालीन जो स्वतंत्र राज थे उनके बारे में कि धीरे धीरे मुगल शासन से जो मुगल सत्ता को कमज़ोर होते देखकर कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, अपने आप को उनसे अलग करने लगे। उन्हीं राज्यों के बारे में मैं एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज बारी है बंगाल और अवध का। तो देखिए उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम और पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा डीपली जाकर बताऊंगा। और फालतू पॉइंट जो कि उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं उसका संबंध उस एग्ज़ाम से बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। यहाँ पे केवल उसी पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम और पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बंगाल। तो बंगाल में सबसे पहला याद रखिए, बंगाल का सबसे पहला आपको क्वेश्चन यही पूछेंगे कि बताइए कि बंगाल का सबसे पहला स्वतंत्र बंगाल का सबसे पहला शासक कौन था। तो मीर जाफर, जिसका कार्यकाल था 1757 से 1760। दूसरा शासक था मीर कासिम, जिसका काल था 1760 से 1763। उसके बाद फिर मीर जाफर बना। हालांकि इसका मीर जाफर शुरुआत में बंगाल का शासक मीर जाफर था जो अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बाद में पता चली कि अंग्रेजों के विरुद्ध काम करने लगा। देन अंग्रेजों ने इसको हटा करके फिर मीर कासिम को शासक बनाया और पुनः मीर कासिम भी वही काम करने लगा जो शुरुआत में मीर जाफर कर रहा था। देन उसको हटाकर फिर मीर जाफर को बनाया। अब 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम सुजाउद्दौला और मीर कासिम यानी मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच सुजाउद्दौला मीर कासिम और अंग्रेज आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में जीतने के बाद मीर कासिम को राजगद्दी से हटा देता है, मतलब कि बंगाल के साथ सत्ता उससे छीन करके पुनः सत्ता मीर जाफर को दिया देता है। लेकिन इस युद्ध में जीतने के बाद एक इलाहाबाद के संधि होता है, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज उनके जीते हुए प्रांत को क्या करते हैं, लौटा देते हैं। और उनसे कहा जाता है कि जो रेवेन्यू है वो अंग्रेज वसूलेंगे, आपको पेंशन दिया जाएगा, आप केवल राजकाज देख सकते हैं, लेकिन जो राजस्व वसूलने का रेवेन्यू वसूलने का काम है वो अंग्रेजों का होगा। और 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगा रहा। अब यहाँ पे है द्वैध शासन, इसका मतलब क्या है? द्वैध शासन का मतलब कहता है, द्वैध मतलब दोहरा, मतलब कि दोहरा शासन। एक तो अंग्रेज कर रहे थे और दूसरा वहाँ के जो प्रांतीय शासक था वो कर रहा था। दूसरा अंग्रेज मतलब कि रेवेन्यू वसूलने का काम, तो प्रांतीय शासक भी कर रहे थे और अंग्रेज भी कर रहे थे। मतलब कि मेनली रेवेन्यू जो था प्राइमरी तरीके से अंग्रेज ही वसूलते थे, लेकिन ये भी अपने राजकाज को चलाने के लिए कुछ परसेंटेज वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे वो भी वसूला करते थे। तो बंगाल के बारे में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं अवध के बारे में। तो अवध, अवध हम लोग सब जानते हैं कि अब अवध जो है एक उत्तर प्रदेश का में एक राज्य था, उस समय एक प्रांत था जिसका विस्तार पश्चिम में कन्नौज नदी से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक था। इसका विस्तार पश्चिम में कन्नौज नदी से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक था। 1722 से पहले यहाँ सूबेदारों के द्वारा शासन होता था। सूबेदार किसके हुआ करते थे? मुगलों के सूबेदार हुआ करते थे। और मुगल का एक इम्पॉर्टेंट सूबा हुआ करता था अगर अवध। तो वहां पर उस सूबे को चलाने के लिए सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। तो 1722 ईस्वी में सादत खान बुरहमान उल मुल्क जो है अवध को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है। और अब प्रश्न उठता है कि आप इस मुल्क सादत खान को सूबेदार किसने नियुक्त किया था? तो इसको सूबेदार बहादुर शाह के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया था। और जैसे ही बहादुर शाह की सत्ता कमजोर हुई, बहादुर शाह वहाँ से हटा और धीरे धीरे मुगलों की ताकत कमजोर हुई। देन सादत खान ने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया और अपनी राजधानी फैजाबाद इसने बनाई। अब इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई। ठीक है। मुगलों में एक शिया और सुन्नी का गुट हुआ करता था मुगलों के दरबार में। तो सादत खान उसी गुट में शिया गुट का एक सदस्य था, शिया गुट का सदस्य था।
भारत में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जो कि मोहम्मद शाह के बहादुर शाह के टाइम पे हुआ था। और उसका निमंत्रण उसका निमंत्रण भारत में आकर अटैक करने का, दिल्ली में आकर अटैक करने का वही सादत खान के द्वारा दिया गया था। हालांकि हम लोग जानते हैं कि नादिर शाह जो है वो करनाल से ही लूटपाट करके 5 लाख रुपया का लूट करके वो लौटने वाला था अपना देश ईरान। लेकिन इसी ने उसको निमंत्रण भेजा कि यदि आपको लूट करनी है, सही मायनों में आपको धन अर्जित करना है, देन आप दिल्ली पर अटैक कीजिए। तो उसने दिल्ली पे अटैक किया और अटैक कर करके वहाँ का बहुत सारा धन को लूटा, बहुत भारी मात्रा में नरसंहार किया, चारों तरफ खून की नदियाँ बहने लगी। देन इससे इसको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई, बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुए, और इसका परिणाम यह हुआ कि इसने आत्मग्लानि को सहन नहीं कर सका और 1739 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। और इस तरह दूसरा नवाब बना अवध का सफदरजंग, जो कि इसका भतीजा और इसका दामाद था। और सफदरजंग का वास्तविक नाम था अब्दुल मंसूर खान। सफदरजंग का वास्तविक नाम था अब्दुल मंसूर खान था, जो कि इसका भतीजा, किसका, सादत खान का भतीजा और दामाद था। 1742 ईस्वी में इसने पटना पर अधिकार कर लिया, और इसी बात से खुश होकर के 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर बना लिया। फिर से 1742 ईस्वी में पटना पर इसने अधिकार किया, और इसी बात से खुश होकर के मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर बना लिया। 1748 ईस्वी में मणिपुर का युद्ध होता है, जो अहमद शाह अब्दाली व अब्दाली अब्दाली कौन था? तो अब्दाली मुगलों का बादशाह था। दोनों के बीच इसको हम अब्दाली युद्ध भी अहमद शाह युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का हार होता है, और इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सफदरजंग कर रहा था। और 1753 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह ने इसे अपने वजीर पद से हटा दिया, और 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1748 ईस्वी में मणिपुर का युद्ध होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली, याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। यानी जो नादिर शाह ईरान का शासक था, नादिर शाह के मरने के बाद ईरान का शासक, उसका सेनापति संभाला अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम भारत में 1702 युद्ध लड़ा। 1748 ईस्वी में मणिपुर का युद्ध, जिसमें उसका हार हुआ था, और दूसरा 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें भारतीय राजाओं ने ही उसकी मदद कर दी, जिसके कारण उसकी जीत हुई थी। तो मणिपुर का युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का पराजय हुआ था मुगल बादशाह अहमद शाह के बीच। मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह, केवल अहमद शाह, और इसका पूरा नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का हार हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब कि मुगलों का सेनापति कौन था? सफदरजंग था। 1753 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह ने वजीर पद से हटा दिया, 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इस तरह से अवध का तीसरा नवाब बना उसका ही बेटा शुजा-उद-दौला। यह सफदरजंग का क्या था? बेटा था, और बंगाल का तीसरा नवाब बना। 1759 ईस्वी में इसने अली गौहर की मदद की थी। अब अली गौहर कौन है? तो अली गौहर जो था वो आगे चलकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड बना था। अली गौहर ही आगे चलकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड बना था। और 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में यह अहमद शाह अब्दाली की मदद किया था। सर्वप्रथम शुजा-उद-दौला तो मराठाओं से ये संधि किया कि वह इस युद्ध में मराठाओं की मदद करेगा, लेकिन युद्ध के समय इसने मराठाओं को धोखा दिया और मदद की अहमद शाह अब्दाली से। और दूसरा राजा सूरजमल ने उसको धोखा दिया था। इसी कारण था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की बुरी तरीके से हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में भी भाग लिया, जिसमें सेनापति यह शुजा-उद-दौला था, जो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भी भाग लिया, जिसमें अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। इसमें मैं बता चुका हूं कि इसमें हमारे 3 राजा भाग लिए थे। सर्वप्रथम था शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड। मुगलों का सेनापति मुगल बादशाह उस समय का शाह आलम सेकंड था, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। और इस तरह अगला शासक बना अवध का बाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856 के बीच बना। यह अवध का अंतिम नवाब बना था।
लॉर्ड डलहौजी ने इस पर कुशासन का आरोप लगाया कि आप अवध का राज्यभार ठीक ढंग से नहीं संभाल रहे हैं, और इसी आरोप को लगा करके उस पर अटैक किया, आक्रमण किया, और 1856 इसमें अवध पे अटैक करके उसकी हत्या कर दी और अवध को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि वहां का स्थानीय शासक इसी का पुत्र खिज्र खां को बनाया, ब्रिजिस किशोर का, खिज्र खां तो दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। ब्रिजिस कादिर को पुत्र ब्रिजेश कादिर को हम उसका क्या किया, अगला शासक नियुक्त कर दिया। और जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व इसी की पत्नी लखनऊ से की थी, जिसका नाम था बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह, अगर एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कि अवध का बताइए अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह अगर ऑप्शन में है तो इसी को मारेंगे, लेकिन अगर वाजिद अली शाह ऑप्शन में नहीं है और ब्रिजिस की कादिर है तो इसी को हम क्या करेंगे, ब्रिजिस कादिर को टिक करेंगे। तो देन आप आज तक यही, अब अगला वीडियो में लाने जा रहा हूँ जो कि स्वतंत्र मुगल कालीन जो स्वतंत्र राज रहेगा उसका अगला पार्ट लाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं मुगल सल्तनत आने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जितना भी आगे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं मुगल से रिलेटेड है। देन मैं आगे जो वीडियो लाने वाला हूँ मुगल सल्तनत से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। देन आप इस चैनल पे बने रहें, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। देन अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और शो करता है कि मुझ में क्या गलत है जो मुझे और क्या सुधार करनी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।